आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हमारे खास कार्यक्रम तस्नीम मुलाकात में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद। जानते हैं देश में जो हालात इन दिनों चल रहे हैं उसके बारे में और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में, आखिरकार ये किस तरह काम करती है कम्युनिटी के हितों के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके लिए किस तरह से वर्क करती है, उनके बारे में हम जानते हैं और साथ ही देश के हालातों के बारे में भी जानते हैं कि इन दिनों देश में क्या हालात चल रहे हैं, उसको लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है। नमस्कार सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। देश में इन दोनों जो हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द, भाईचारे की भावना कहीं ना कहीं घटती नजर आ रही है और देश में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिजाब से मामला शुरू हुआ, आखिरकार मोहम्मद पैगंबर साहब की टिप्पणी तक मामला टिका हुआ है और कहीं ना कहीं आज भी परसों की बात करें तो 12 राज्यों में कहीं ना कहीं एक हिंसा की भावना भड़की। तो किस तरह से आप इस दिशा में काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के माध्यम से? देखिए, इसमें जो है हमें समझना चाहिए इंडिया के अंदर ये इश्यूज़ हो नहीं रहे हैं, इश्यूज़ को क्रिएट किया जा रहा है। कभी भी इश्यूज़ क्रिएट सिर्फ इसलिए होते हैं कि उससे किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए। और इंडिया के अंदर पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे, बीजेपी जैसी एक पार्टी है जिसकी शुरुआत ही जो है वो एक नफ़रत की सियासत पर उन्होंने अपनी पूरी बुनियाद को रखा है। और उस चीज़ को छुपाते भी नहीं। एक ज़माना था जब वो उसको छुपाते थे, लेकिन अभी वो छुपाते भी नहीं, ओपनली कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास को भी ट्राई किया। वाजपेयी के टाइम पे उन्होंने ट्राई किया किस तरीके से विकास के नाम पर वोट लिया जाए, लेकिन वो लोग हार गए। तो उन्हें एक चीज़ समझ में आ गया है कि अगर इंडिया में पॉलिटिकली जीतना है तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम इशू कर कर नफरत के बुनियाद पर ही करेंगे तो ही जीत सकते हैं। और हम देख रहे हैं वही आज हो रहा है। इसलिए एक इशू ख़त्म नहीं होता, नया इशू क्रिएट किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे क्या इंडिया के अंदर जनरली सबसे बड़े मुद्दे क्या, हलाल, हिजाब, मस्जिद, यही हैं क्या? यहाँ पर बड़े इश्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, यहाँ पर बड़े इश्यूज़ जो हैं इकोनॉमी की है, यहाँ पर बहुत बड़ी इश्यूज़ जो है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इन सारे चीज़ों पर लोगों का कंसंट्रेशन ना जाए, डाइवर्ट होने के लिए हम देखते हैं कि ऐसे नए नए नफ़रत वाली इश्यूज़ को उठाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शंस और करीब आएंगे ऐसे और इश्यूज़ को लोग उठाएंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, जैसे यूपी में जो इन दिनों घटनाएं हो रही हैं, जैसे हिंसक जो भी उपद्रव होता है, उपद्रव के बाद में जो कार्रवाई की जाती है प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक तरफा की जा रही है। जैसे इन दिनों देखा जा रहा है बुलडोज़र की एक कार्रवाई बड़ी फेमस बनी हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं कि उपद्रवियों के मकान बुलडोज़रों से द्वारा ढहाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये वन साइडेड जो एक कार्रवाई हो रही है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर हो रही है। देखिए, पुलिस क्या है? पुलिस जो है गवर्नमेंट का जो ऊपर से ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को मानने वाला एक बॉडी है। ऊपर से प्रेशर होता है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस सब अपने आप से ही कर रहा है? नहीं, पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से चीज़ को डील किया जाए। अब प्रोटेस्ट का मामला आप ले लीजिए, प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में हुए, लेकिन आप देखते हैं स्पेसिफिक चंद जगह में हम देखते हैं कि पुलिस किस तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करती है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, एक इशू होने से पहले एक पीसफुल प्रोटेस्ट था उत्तर प्रदेश में, कोई भी ऐसे बड़े घटना भी सामने नहीं आई, लेकिन पहले से ही एक माइंडसेट था कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपका घर डिमोलिश करेंगे। और उसमें आप देखिए किस तरीके से कानून नहीं, कोर्ट नहीं, जजिस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, खुद पुलिस फैसला कर देती है कि फ़लाँ आदमी जो है मास्टरमाइंड है और उसका घर डिमोलिश करने का हुक्म दे देते हैं। ये क्या है? ये असल में जो है एक कम्प्लीटली इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री को जो है पूरी तरीके से एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का एक तरीका है, जहाँ पर कोर्ट नहीं होगा, जहाँ पर कानून नहीं होगा, जहाँ पर पुलिस को और कोई भी एक लोकल अथॉरिटी को जो चीज़ ठीक लगा हो जाएगा। और ये हमारे देश के लिए आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों तक जाके रुकने वाला नहीं। अगर चंद लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर रुकेगा, नहीं, ये आगे जाकर हर उस आदमी के घर तक पहुंचेगा जो इनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करेगा। तो आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जैसे नुपुर शर्मा का जो बयान था, नवीन जिंदल जी का जो बयान था, उसको लेकर बीजेपी कहती है कि हमने कार्रवाई की, उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये जो आंदोलन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन चलता जा रहा है, तो आखिरकार ये किस तरह रुकेगा और कैसे रुक सकता है? क्या बीजेपी को इसमें क्या करना चाहिए, या बीजेपी किस तरह से आगे आए, या इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो एक पॉलिटिकल एक्शन है, और लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो लीगल एक्शन का डिमांड कर रहे हैं।
इसमें से दो बड़ी बातें हमें याद रखनी चाहिए कि जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ उस दिन से इंडिया के मुसलमान गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपको इसके बारे में एक्शन लेना है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, लीगल एक्शन भी नहीं लिया, पॉलिटिकल एक्शन भी नहीं लिया। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं अरब ममालिकों से प्रेशर आना चालू हो गया, गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक डिसीजन लिया। वो भी डिसीजन क्या था? पॉलिटिकल डिसीजन था। लेकिन लोग पूछ रहे हैं ये आपकी इंटरनल पार्टी का मामला नहीं है, ये गवर्नेंस का मामला है, तो यहाँ पर आपको लीगल डिसीजन लेना होगा। यानी इंडिया में अलग अलग जगह एफआईआर्स रजिस्टर हुए हैं, वो एफआईआर्स के बारे में अभी तक क्या हुआ, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्यों उनको एक पॉलिटिकल पैट्रोनेजिस है। तो अगर वक्त पर सही टाइम पर ये गवर्नमेंट ने एक लीगल एक्शन लिया होता तो आज इंडिया के अंदर ना तो प्रोटेस्ट होते, ना तो ये सब चीज़ें होती। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। गवर्नमेंट ने नुपुर शर्मा को प्रोटेक्ट कर कर ये बताया कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का उन्हें क्या है, सपोर्ट है और हम लीगल एक्शन लेने नहीं देंगे। इस वजह से आप देखते हैं कि आपने मौका दिया, गवर्नमेंट अपने वक्त पर अगर एक्शन ले लेती तो इंडिया में ये कुछ प्रॉब्लम होते भी नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीख है कि आपको बाहर अरब ममालिकों के बारे में ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, आप इंडिया के मुसलमानों के बारे में ज़्यादा फिक्र कीजिए। बिल्कुल सही है। इंडिया में जो 25 करोड़ मुसलमान हैं जो नहीं करवा सके, वो कहीं ना कहीं अरब देश या इस्लामिक कंट्रियाँ कर पाई, और जो देश में हालात इन दिनों बिगड़ने लग रहे हैं वो आखिरकार कहाँ तक रुकेंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। साथ ही हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कई गूगल्स या इंटरनेट पे कई ऐसी चीज़ें इस्लामिक गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो उस वह भी एक गलत है एक तरह से देखा जाए तो। उस संदर्भ में आप लोग क्या कर रहे हैं? और साथ ही क्योंकि कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का जो बयान है, उन्होंने एक टीवी चैनल के साक्षात्कार में बोला है कि उन्होंने कोई एक चित्र को देखकर और एक कहीं से पढ़कर उन्होंने ये बताया, सारी जानकारी बताई है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारियाँ, जो गलत जानकारियाँ, भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही है, इंटरनेट का युग है और कहीं ना कहीं वेबसाइटों के माध्यम से तमाम गूगल्स पे ऐसी जानकारियाँ हैं जिसमें मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में गलत टिप्पणियां की हुई हैं। तो उस दिशा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या कार्य कर रही है? देखिए, मैं पहले इसमें ये चीज़ का मैं थोड़ा एक क्लैरिटी देता हूँ कि देखिए, इस्लाम जो है एक मज़हब ऐसा है कि इसके पीछे एक स्टडी होता है। इसमें क्या होता है कि जिसको हम लोग फिक्र कहते हैं, जिसके अंदर हम एक थियोलॉजी कहते हैं। थियोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई एक वर्ड को लेकर समझ लेंगे मुझे सब पता है करके। आप हिजाब का जो वर्डिक्ट आया था, उस हिजाब के वर्डिक्ट में भी हम लोग देखते हैं कि कोई एक ट्रांसलेशन को लेकर वहाँ पर जजमेंट दिया गया। वहाँ का हालांकि बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने कहा था कि आप सिर्फ एक लाइन को लेकर आप जजमेंट नहीं दे सकते, उसके पीछे एक बहुत बड़ी थियोलॉजी है। उसी तरीके से क्या होता है कि इस्लाम में भी जो आप देखें, कोई एक हदीस होगा या कोई कुरान की एक आयत होगी, उसकी बहुत बड़ी एक तफसीर होती है। वो तफसीर को समझना ज़रूरी होता है। लोग क्या करते हैं, कोई एक लाइन को पकड़कर अपना उसके अंदर एक नैरेटिव बना देते हैं, वो गलत है। क्योंकि एक कुरान की एक आयत को और हदीस को मुसलमानों ने और मुसलमान उलमाओं ने किस तरीके से समझा, उस तरीके से समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो आपने मुझे बताया कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और आर्टिकल्स मिलेंगे जो वेरी क्रिटिकल हैं, वो एक एजेंडा के थ्रू बनाए जाते हैं। और मुसलमानों की तरफ से भी क्या हुआ है, बहुत एक कमी हुआ है कि हमने ऐसे जो आर्टिकल्स हैं, इस तरीके के जो एक एलिगेशन थे, उस एलिगेशन को किस तरीके से काउंटर करना है नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल में हो रहा है, यूरोप हो, यूएस में जो है मुस्लिम तंजीम बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन खासकर इंडिया के अंदर जो है इस तरीके से इस्लाम का जो अलग अलग मामलों में एक पिक्चर जो है इंडियन जनता के सामने पहुंचाने में इंडिया के मुसलमानों ने उतना पहल नहीं की। तो हम चाहते हैं कि मेरी भी गुजारिश होगी कि जो मुस्लिम उलमा हैं, उन उलमाओं को चाहिए कि एक डिफेंसिव लेवल पर नहीं, बल्कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के अलग अलग बुनियादी चीज़ क्या है, को इस्लाम के अलग वैल्यूज़ क्या हैं, उस वैल्यूज़ को नॉन मुस्लिम्स के सामने पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरीके के जब भी कोई एक गलत नैरेटिव लाए, लोग समझें कि ये गलत नैरेटिव है, क्योंकि पहले ही आपने सही नैरेटिव लोगों के सामने पेश कर दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश में जो आपसी सौहार्द की भावना है वो तभी बन सकती है जब सभी धर्मों के लोग आपस में डायलॉग्स करें, बैठें, परस्पर बातें करें, तभी आपस में अन्य धर्मों के बारे में भी जानकारी होगी, हमारे धर्मों के बारे में जानकारी उन लोगों तक पहुंचेगी, उनके धर्मों की जानकारी हम तक पहुंचेगी। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे अभी पिछले दिनों का एक बड़ी कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई थी, और साथ ही आपके घर पे भी एक कार्रवाई हुई। किस तरह से ये पूरी कार्रवाई थी और क्या इसमें आप आगे रणनीति बना रहे हैं? इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हुए। आखिरकार देश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो भी प्रशासनिक एजेंसियां हैं, वो आप पर एक आरोप लगा रही हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहीं गलत दिशा में काम कर रही है। तो उस बारे में आप क्या क्या कहना है? ये ईडी का जो एक्शन हुआ है, हर कोई जानता है आज इंडिया में ईडी जो है गवर्नमेंट का टूल बन गया है।
पॉपुलर फ्रंट पहली संगठन नहीं है जिस पर इसके पीछे ईडी आया है। हमारे से पहले भी बहुत सारे पार्टियों के पीछे चले गए और हमारे बाद भी जाएंगे। अभी हाल में आप देखते हैं पिछले 8 साल में ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एक भी बीजेपी लीडर के पीछे ईडी नहीं गया। ऐसा पॉलिटिशियन जिसके पीछे ईडी जाता है, हम देखते हैं कि एक हफ्ते के अंदर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सारे खून माफ हो जाते हैं उनके। तो ये जो एक चीज़ ये प्रूव कर देता है कि आज इंडिया में जो है ईडी जो है कम्प्लीटली एक अनरिलायबल एजेंसी हो गया है। अब स्टैटिस्टिक देख लीजिए, पिछले 9 सालों के अंदर ईडी के जितने भी केसेस हैं वो केसेस में सिर्फ 4-65 केसेस में कन्विक्शन हुए हैं। इसका मतलब 96% टाइम ईडी फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि 96% टाइम ये केसेस जो है बेबुनियाद थे। तो ऐसी एक एजेंसी जिसने अपना क्रेडिबिलिटी खो दिया है कन्विक्शन के मामले में, ऐसी एक एजेंसी जो सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करती है और सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसी एक एजेंसीज को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देता। दूसरा, बीजेपी ने इंडिया के अंदर एक बहुत खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले की गवर्नमेंटों ने एजेंसीज को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ ईडी नहीं, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इनकम टैक्स हो, ये सारे एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि वो बीजेपी के पॉलिसीज़ को अपनाएं और बीजेपी के पॉलिसीज़ के थ्रू काम करें। ये सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के लिए नहीं, हर किसी के लिए खतरनाक होंगे। स्पेशली आप देखते हैं मीडिया में भी, देखिए ऐसे मीडिया यूट्यूब चैनल्स होते हैं थोड़े बड़े बड़े जो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप देखते हैं उनके पास भी ये ईडी और एनआईए दूसरे एजेंसीज आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ज़रूरत है इंडियन जनता को ये समझना है कि ये एजेंसी आज पॉपुलर फ्रंट के पीछे आई तो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के पीछे रुकने वाली नहीं, कल किसी और के पीछे भी जाएगी। तो यहाँ पर मिसयूज़ ऑफ एजेंसी बड़ा मुद्दा है, पॉपुलर फ्रंट बड़ा मुद्दा नहीं है। मिसयूज़ ऑफ एजेंसीज को रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं, साथ ही जैसे आप पे भी ईडी की कार्रवाई हुई, तो उस कार्रवाई के दौरान क्या मिला और किस तरह के उसमें आप लोग डिफाइन कर रहे हैं आगे कोर्ट में, और जिस तरह से एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक इमेज बनी हुई है, कहीं भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नाम लेते हैं तो अन्य कम्युनिटी के लोग या सीधा तौर पे बात करें प्रशासनिक स्तर पर तो कहीं ना कहीं वो उसको दूसरी गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। तो उस दिशा में भी कहीं आप काम कर रहे हैं और किस तरह से ये सारा बदनाम करने का जो कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों को, तो उसको क्या दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपकी संस्था काम करती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से शुरू हुआ 2007 से, देखिए हमने एक चीज़ को बहुत अहमियत दी थी, वो ये थी कि जो नफ़रत की राजनीति थी और जो लोग ये नफ़रत की राजनीति करते हैं उसके खिलाफ हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया है। और आप देखते हैं जब से ये नफ़रत की राजनीति करने वालों के हाथ में हुकूमत आ गई है वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, इसी में एलिगेशंस आ रहे हैं। अब पॉपुलर फ्रंट के बारे में कोई सुनता है सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा मास्टरमाइंड इंडिया में और कोई भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है सबसे पहले आप किस पर इल्ज़ाम लगाते हैं? पॉपुलर फ्रंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन पहले लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन अभी लोग सवाल करते हैं वो ये कि क्या ऐसी एक तंजीम जिसके पीछे ईडी रेड चल रहा है, ऐसी एक तंजीम जिसके पीछे एनआईए चल रहा है, ऐसी एक तंजीम जिसके पीछे इनकम टैक्स वाले हैं, ऐसी एक तंजीम जिसके पीछे सारे मीडिया है, इतना सब इनके पीछे होने के बावजूद भी ये तंजीम जाकर कानपुर में दंगे करती है, ये तंजीम जाकर खरौली में दंगे करती है, ये तंजीम जाकर खरगोन में दंगे करती है, तो लोग अब झूठ को मानना बंद कर दिए हैं क्योंकि लोग समझ चुके हैं। और अभी कानपुर के दंगों में भी जब बात आई, मैंने मीडिया वालों से भी यही कहा कि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस रहने वाला एक संगठन पीएफआई है। हमारे फ़ोन्स टैप होते हैं, हमारा मूवमेंट टैप होता है, इतना पूरा टैप होने के बाद क्या पॉपुलर फ्रंट के मेंबर जाके दंगे कराएंगे? तो इंटेलिजेंस कर क्या रहा है? गवर्नमेंट की एजेंसीज कर क्या रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या आप कह रहे हैं कि वो नाकाम है क्या? इतना सर्वेलेंस के बाद पॉपुलर फ्रंट दंगे कराता है? यानी ये पूरे एलिगेशंस क्या है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आपको याद होना चाहिए इंदिरा गांधी के दौर में इंडिया में जब भी कुछ होता था तब एक स्टेटमेंट आता था कि भारी हाथ है, भारी मुल्कों का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। तो बीजेपी की हुकूमत में कुछ भी होगा वो पीएफआई का हाथ है। खरौली में कहा पीएफआई का हाथ है, वहाँ के एसपी ने कहा कुछ भी लिंक नहीं। खरगोन में कहा गया है कि पूरा पीएफआई मास्टरमाइंड है इन्वेस्टिगेशन में। जबकि करौली वाले दंगे में तो आपने लिखित में पूर्व में सूचना दी थी, पहले ही दी थी जी। तो क्या हो रहा है कि ये एलिगेशंस हैं और ये एलिगेशंस कहाँ कोर्ट में प्रूव नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आज इंडिया ऐसी हालत हो गई है, कोई प्रूव कोर्ट तक इंतजार नहीं करता है कि एलिगेशन लग गया, लोग आंख बंद करके उसे मान लेते हैं। एक बहुत खतरनाक है। हमारे लोगों से अपील है कि जब भी ऐसे एलिगेशंस आते हैं आपको चाहिए कि उसका एक बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देश में जो इन दिनों जो माहौल बन रहा है और उसमें कहीं ना कहीं जो ताकत काम कर रही है, जो जिस तरह की ताकत काम कर रही है, मीडिया चैनल्स में एंकर्स लगातार जिस तरह की जहर उगलने का काम हो रहा है,
तो वो गलत है और कहीं ना कहीं इससे आपसी सौहार्द की भावना घट रही है। जैसे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आपकी तंजीम किस तरह काम कर रही है, और जैसे आने वाले दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव में पीएफआई किसका सपोर्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एआईएमआई पार्टी भी चुनाव में उतर रही है, साथ ही 2024 में देश में भी चुनाव है, तो किस तरह की आप पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हमेशा एक जनरल स्टैंड है कि हम इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं करते, लेकिन हम जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कभी भी ये नहीं कहा कि हम फलां पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो फलां पार्टी, सेक्युलर पार्टीज भी ये नहीं समझना है कि लोग आपको आंख बंद करके सपोर्ट करेंगे। नहीं, आपके पास क्या प्लान्स हैं, आपके मैनिफेस्टोज क्या हैं, वो मैनिफेस्टोज को क्लियर करना चाहिए। उस मैनिफेस्टो में मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंटल इशूज़ क्या आपने मेंशन किए हैं, ये कब्रस्तान या अलग अलग चीज़ें, ये इशूज़ मत बताइए। डेवलपमेंटल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं, वो प्लान्स सामने आना चाहिए। दूसरा चीज़, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हमेशा ही जो है, जो नफ़रत फैलाने वाले जो ताकत हैं, उनको पॉलिटिकली हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। जो बीजेपी है, बीजेपी का जो फैसिस्ट एक एजेंडा है, उस एजेंडा को हमने हमेशा मुखालिफ किया है। राजस्थान इलेक्शन नहीं, हर इलेक्शन में भी हम लोग बीजेपी की इस फैसिस्ट एजेंडा की हम मुखालिफत करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, वो सेक्युलर पार्टीज़ अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि वो बीजेपी को चैलेंज करें। अगर मुसलमानों के सपोर्ट करने से या पीएफआई के सपोर्ट करने से इंडिया में कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ पर चाहिए कि जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं वो अपने आप को इस लेवल पर लाए ताकि वो बीजेपी को चैलेंज कर सकें। तो हम उनसे कहेंगे कि आप अपने आप को इस लेवल पर लाएं कि आप बीजेपी को चैलेंज कर सकें। दूसरा, एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी शिक्षा को लेकर अभाव है, रोजगार को लेकर अभाव है। उस दिशा में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है जागरूकता का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एजुकेशन में हमने बहुत, एक हमारी अहम फोकस एरिया है। हमारे एजुकेशन में हमारा सबसे बुनियादी 2 प्रोजेक्ट्स हमारे आते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है जिसको हम स्कूल चलो कहते हैं, जो हर साल स्कूल स्टार्ट के शुरू में होता है। उसका मकसद ये होता है कि जहाँ जहाँ पॉपुलर फ्रंट है वहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि एक भी बच्चा, किसी भी धर्म का हो, एक भी बच्चा जो है स्कूल मिस ना करें, ड्रॉप आउट ना हो। तो उसे स्कूल अटेंड करने के लिए हम लोग सर्वेस कराते हैं, स्कूल से बात कराते हैं, फिर उनको लेके जाकर स्कूल में एडमिट कराते हैं और उनको जो जो चाहिए स्कूल्स के लिए, स्कूल बैग, किट्स पूरा प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट होता है सर्व शिक्षा ग्राम। इसमें हम ऐसे ग्रामों को इंडिया में अडॉप्ट करते हैं जो ग्राम एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है। वहाँ पर एक 5 साल का प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उस 5 साल में हमारा एक ये टारगेट ये होता है कि उस गांव में 5 साल में 100% वहाँ पर एक लिटरेसी आए, 100% बच्चे स्कूल में हो। और बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमने देखे हैं। ऐसे गाँव जहाँ पर आज तक एक लड़की ने 10th स्टैंडर्ड पास नहीं किया था, हमारे सर्व शिक्षा ग्राम के बाद बहुत सारे लड़कियाँ वहाँ से 10th स्टैंडर्ड पास करके आगे जा रहे हैं। और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट जो चलता है जिसको नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम कहते हैं, जिसके तहत हर साल 2000 से ज़्यादा बच्चों को जो है हम लोग जो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के एजुकेशन के लिए हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। वो भी एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है और उसमें जो सर्वे होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होता है। तो इस तरीके के एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, साथ ही जो मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग, बिजनेसमैन तो काफ़ी हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ उन लोगों का योगदान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे जयपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर तो पूरे देश में बात करें, तो कहीं ना कहीं आज भी प्रशासनिक स्तर पर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर काफ़ी कमी है। कहीं नहीं प्रशासनिक स्तर पर मुस्लिम युवा नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम का एक सहयोग नहीं रह पाता इस चीज़ में, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। तो उस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सचर रिपोर्ट जो आया था 2006 में, सचर रिपोर्ट ने वेरी क्लियरली बता दिया था कि इंडिया में जो मुसलमान हैं सबसे सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है। ये सचर रिपोर्ट ने वेरी क्लियर कर दिया था। कोई भी, चाहे IAS हो, IPS हो, कोई भी फील्ड हो, इसमें हम लोग 3.5% के ऊपर नहीं है। सिर्फ रेलवेज ही है कि जहाँ पर मुसलमान सिर्फ 4% है, बाकी हर जगह हम 4% से नीचे हैं। इसकी वजह क्या है? नंबर 1, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का जो एक अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस का एक इम्पोर्टेंस कभी भी नहीं दिया गया था। दूसरा जो है, हायर एजुकेशंस की तरफ जाने का एक मिजाज नहीं था और गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाने का मिजाज नहीं था। अभी जो मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मुसलमानों के अंदर एजुकेशन का अच्छा एक लहर आ गया है। बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि लोकल मोहल्ले में बहुत सारे स्कूल्स बनना शुरू हो गए हैं। आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब प्राइमरी एजुकेशन का, और गवर्नमेंट का भी रिपोर्ट है, सचर रिपोर्ट के बाद का, जो फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका का आप ले लीजिए। कर्नाटका में आप लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का कॉलेज जाने का परसेंटेज जो था ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 1.1 और 2% के बीच में था, 15% तक पहुंच गया, यानी एक डेवलपमेंट है। लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकना है, इसको आप और आगे लेके जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए लेके जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लेके जाना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग्स होने चाहिए। ये चीज़ में अभी भी मिसिंग है। इसमें भी हम पॉपुलर फ्रंट जो हर जगह जाते हैं, हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, हम लोगों को समझाते हैं कि कोई एक संगठन या कोई एक आदमी ये पूरा काम नहीं कर सकता। इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं मोहल्ले लेवल पर होने हैं। जिस तरीके से आपने बताया जयपुर के लोगों को क्या करना है, जयपुर के लोगों को जयपुर के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, जिस इंस्टीट्यूशंस में हायर स्टडीज़ का ट्रेनिंग हो, उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग हो, सिर्फ जयपुर के लिए आप कीजिए, आप पूरे इंडिया के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। उस तरीके से हर गांव वाले, हर शहर वाले अपने शहर के लिए इस तरीके के एक विजन का प्लान करेंगे तो आने वाले 10-15 सालों में आप देखेंगे बहुत सारा चेंजेस आपको नज़र आएगा। बिल्कुल। साथ ही हमारे दर्शकों को आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहें जो देश में इन दिनों जो आपसी सौहार्द जो बिगड़ रहा है, उसको लेकर हमारे दर्शकों को आप मैसेज दें? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर हर धर्म के लोगों को एक चीज़ समझना है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा देश है। हमारा देश रहेगा, हर कोई रहेंगे। देश का मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, देश का मतलब देश की जनता है, देश की आवाम है। जो चीज़ देश के आवाम के लिए बेहतर है वो देश के लिए बेहतर है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक माहौल मुल्क के अंदर बनाया गया है कि देश का मतलब उन्होंने एक चंद पार्टी के इंटरेस्ट को देश का इंटरेस्ट बना दिया था, वो नहीं है। देश का इंटरेस्ट किसी पार्टी के इंटरेस्ट के जैसा नहीं है, देश का इंटरेस्ट सबसे बड़ा है। और देश की हिफाजत करना, देश का जो एक सेक्युलर फैब्रिक है उसको हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, इसके साथ बहुत सारे देश दूसरे भी आज़ाद हुए, उनकी हालत आज क्या है आप देख लीजिए। हमारी हालत उनकी जैसी नहीं, हम बेहतर हैं। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इस देश को किसी एक धर्म के बुनियाद पर होने नहीं दिया, बल्कि इस देश को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जिसमें हर किसी को बराबर का हक दिया। आज हमें सबसे पहला ज़रूरी है हमारे देश का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी हिफाजत करना है। दूसरा, हमारे देश का जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक निज़ाम है उसके हमें हिफाजत करनी है। और तीसरा, हमारे देश के अंदर जो प्लुरलिज्म है, प्लुरलिज्म मतलब इतने अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह के जो जी रहे हैं, इस चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश आज मुल्क के अंदर हो रही है। जिस दिन ये बर्बाद हो गया, हमारे मुल्क के अंदर दूसरे चीज़ें भी बर्बाद हो जाएंगी। तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक टारगेट है कि हमारे देश के अंदर जो प्लुरलिस्टिक नेचर है, जो सब लोग एक प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, इसको प्रमोट किया जाए। और ये जो है लोकल लेवल में इसका प्रमोशन की ज़रूरत है। इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी, हर संगठन, हर धार्मिक लीडर, हर किसी को इसमें एक रोल प्ले करना होगा, तभी जाकर हम देश के प्लुरलिस्टिक और देश के आइडिया को बचा सकते हैं। आज के खास कार्यक्रम तस्नीम मुलाकात में ये थे अनीस अहमद साहब, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। फिर होगी मुलाकात नए खास मेहमान के साथ। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।